उत्तरी गजा में सारे अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। अस्पताल की बिजली पानी की सप्लाई खत्म कर दी जाए, उस पर बम बरसाए जाएं तो दर्द से तड़पते बिलखते घायलों और मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा। उन डॉक्टरों की सोचिए जिन्होंने बमबारी के बीच अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इन घायलों की जान बचाने की कोशिश की, उन पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें लगता होगा कि उनका कोई मरीज किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है। हम तक पहुंचने वाले बयान और वहां हो रही घटनाओं में समय का बड़ा फासला है। जब तक आप यह वीडियो देख रहे होते हैं, गजा कुछ और ज्यादा तबाह हो चुका होता है। गजा के अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने कहा है कि ऑक्सीजन और बिजली की कमी से आईसीयू में 2 मरीजों की जान जा चुकी है। अगर ईंधन की कमी जारी रही तो आईसीयू के सभी मरीज मारे जाएंगे। फ्रांस 24 नाम के चैनल ने रिपोर्ट किया है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। WHO ने कहा है कि अस्पताल के भीतर 3000 मरीज और स्टाफ बिना बिजली पानी और भोजन के फंसे हुए हैं। पहले से ही गजा के 36 में से 20 अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया था और अब सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को भी घेर लिया गया है। अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने कहा है कि बिजली बंद हो जाने से नियोनेटल यूनिट में 6 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया। सारी दुनिया मिलकर एक अस्पताल को नहीं बचा सकी। नेता जब सूट बूट में मिलते हैं तब भोली जनता को लगता है कि शक्तियों की धाराओं का कोई संगम हो रहा है, उससे उनका भला होने वाला है क्योंकि उसका नेता पावरफुल हो रहा है। मगर यही नेता एक अस्पताल की रक्षा नहीं कर सके। गजा की रक्षा तो इनसे वैसे भी नहीं होनी थी। इस अस्पताल के सामने दुनिया फेल हो गई। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बेबस भी दिखती है, मगर वही दुनिया उसी बेबसी को तोड़ती नजर आ रही है। गजा में हताशा दिखती है तो उम्मीद कहीं और। सड़कों पर शनिवार रविवार को दुनिया भर की सड़कों पर उतरे लाखों लोगों ने गजा के लिए कुछ हासिल नहीं किया, मगर इतना बता दिया कि कुर्सी पर बैठे लोगों में जमीर और इंसानियत नहीं है। लेकिन जनता आज भी जमीर और इंसानियत के लिए बोल रही है। विरोध की यह आवाज इसराइल की बमबारी के आगे कुछ भी नहीं है, मगर इन आवाजों ने साबित कर दिया है कि इसराइल जमीन के छोटे से टुकड़े को चारों तरफ से घेर कर विजेता बन सकता है, मगर वह दुनिया के सारे लोगों का दिल नहीं जीत सकता। प्रदर्शनों में आने वाले लोगों की यह संख्या इसराइल की नैतिक हार का इजहार कर रही है। हम आज के वीडियो में इन प्रदर्शनों के बारे में भी बात करेंगे। पहले गजा का हाल जान लेते हैं। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा अब अस्पताल ही नहीं रहा। उसे चारों तरफ से इसराइल के टैंकों ने घेर लिया है और ड्रोन से गोलीबारी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि अल शिफा ने अस्पताल के रूप में काम करना बंद कर दिया है। लगातार बमबारी और गोलीबारी से अस्पताल के कर्मचारियों के लिए वहां काम करना बहुत मुश्किल है। अस्पताल में भर्ती मरीज भी मारे जा रहे हैं और उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसराइल बार बार कहता है कि हमास ने इसके तहखाने में आतंकी ठिकाना बना लिया है। अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टरों ने इस दावे को चुनौती भी दी है, लेकिन सीएनएन की दानाबैश से इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के कमांड सेंटर के रूप में किया जा रहा है। नेतन्याहू बार बार यही दोहरा रहे हैं कि अल शिफा आतंकियों का अड्डा है। इसराइल की सेना ने एक तस्वीर जारी की है कि उसके सैनिक अल शिफा अस्पताल में ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं, वह भी जान जोखिम में डालकर। इस मानवता पर तो हैवानियत भी शर्मसार हो जाए। इस दुनिया को वीडियो और बयानों ने तमाशे में बदल दिया है। हर झूठ को सच बनाने के लिए एक वीडियो बना दिया जाता है। वीडियो क्रांति ने झूठ को जितना सच किया है, उतना सच को सच नहीं कर सकी। तभी तो अस्पताल से आने वाली हर तस्वीरों को दुनिया झूठ मानने लग जाती है। नवजात बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, बिजली नहीं थी। गजा स्वास्थ्य अफसरों ने बताया कि नियोनेटल आईसीयू में बिजली कटने से इंक्यूबेटर में भर्ती 40 नवजात बच्चों की जान को खतरा पैदा हो गया है। ऐसा ही खतरा वेंटिलेटर पर निर्भर अर्जेंट केयर वाले मरीजों पर भी है। अल शिफा के निदेशक ने कहा कि बिजली की जरूरत नवजात शिशुओं और समय से पहले पैदा हुए शिशुओं को गर्म रखने के लिए होती है। बिजली न मिल पाने के कारण अब बच्चों को जमीन पर ही कंबलों में लपेटकर गर्म रखा जा रहा है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने नवजात बच्चों को सुरक्षित निकालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमास ने स्वीकार नहीं किया। सेना ने एक वीडियो जारी किया है कि उसके सैनिकों ने जान जोखिम में डालकर अल शिफा के प्रवेश द्वार पर 300 लीटर ईंधन रख दिए हैं, लेकिन हमास ने तेल स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। जिस इसराइल ने आम लोगों को नहीं बख्शा, वह वीडियो बनाकर बता रहा है कि कितना दयावान है। एक वीडियो में गजा के लोगों को पानी का बोतल भी बांटा जा रहा है, जबकि यही आईडीएफ कुछ दिन पहले के एक ट्वीट में यूएन की ईंधन की अपील को लेकर बोल चुका है कि हमास से तेल मांगो, हमास के पास ईंधन है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने अल जजीरा से कहा है कि चारों ओर फैली लाशों को हम फ्रीजर में नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि फ्रीजर ने भी काम करना बंद कर दिया है। इस कारण से हमने अस्पताल के नजदीक एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया है। बहुत अमानवीय स्थिति है, हालात बेकाबू हैं। सैकड़ों लाशें सड़नी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट ने अल जजीरा से कहा कि इस्राएली स्नाइपर खिड़कियों से अस्पतालों के अंदर तक गोली चला रहे हैं। गोली लगने से नियोनेटल आईसीयू की एक नर्स की मौत हो गई। अल शिफा अस्पताल एक वॉर जोन में बदल चुका है। डॉक्टरों ने इस अस्पताल पर इसराइल के हमले को धीमी गति से किया जाने वाला जेनोसाइड बताया है। इन ब्यौरों को पढ़ना आसान नहीं। क्या हम केवल पढ़ने के लिए पढ़े जा रहे हैं?
या उस जनमत पर इसका कुछ भी असर हो रहा है जिससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने नेता को कभी इतना शक्तिशाली नहीं बनाएगी जो सत्ता की हनक में सनक जाएगा और उसी जनता को कुचलने लग जाए। अस्पताल के निदेशक का बयान है कि अस्पताल के परिसर में जो भी चलता दिख रहा है उस पर स्नाइपर हमला कर रहे हैं। शनिवार रात शिफा के इर्द गिर्द भयंकर बमबारी और गोलीबारी की खबरें आई हैं। ऐसे भी मां बाप हैं जिन्हें अल-शिफा के वार्ड में अपने नवजात बच्चों को छोड़कर भागना पड़ा है क्योंकि वो इस शहर में अब नहीं रह सकते। बच्चों की कोई जानकारी भी उन्हें नहीं मिल पाती कि कहां हैं। अस्पताल से आने वाली खबरों का भी अता पता नहीं, कुछ आती हैं कुछ बीच में रह जाती हैं। अल-शिफा का कार्डियो वार्ड बंद हो चुका है। अल जजीरा ने लिखा है कि इसराइल ने अल-शिफा के कार्डियक वार्ड को तबाह कर दिया है। उसके टैंकों ने अस्पतालों को घेर लिया है और चारों तरफ तैनात स्नाइपर और ड्रोन लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। इस हालत में कोई भी अस्पताल के रूप में काम नहीं कर सकता। दूसरे अस्पतालों का क्या हाल है बताना मुश्किल है। गजा में घायलों और बीमार के लिए कायदे की कोई जगह नहीं बची। इंडोनेशिया अस्पताल के चारों तरफ भी बमबारी हो रही है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा है कि गजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी बंद हो चुका है। 11 नवंबर को रेड क्रिसेंट सोसाइटी कह रही थी कि इसराइल के टैंक अल-कुद्स अस्पताल से बस 20 मीटर दूर हैं। उनका बयान था कि अस्पताल पर बमबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं। अभी अस्पताल भी बंद हो चुका है। यहां पर ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया है। रेड क्रिसेंट ने कहा है कि गजा की स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है। इसके लिए उनकी संस्था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और चौथे जिनीवा कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाले देशों को जिम्मेदार मानती है। कहा जा रहा है कि यह अस्पताल पिछले एक हफ्ते में पूरी तरह से दुनिया से कट चुका है। यहां भी हजारों लोग शरण ले रहे थे। अल-शिफा के कैंपस में भी हजारों लोगों के शरण की बात की जा रही थी। गजा की 23 लाख आबादी में से 17 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। यह इतनी बड़ी तबाही है कि इसे देखना और समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हर अखबार कुछ अलग कहता है, ज्यादातर इसराइल के साथ नजर आते हैं। उसी की बात का डंका बज रहा है। गनीमत है कि जनता सड़कों पर आ गई है और अखबारों और चैनलों के खिलाफ बोलने लग गई है। आप तक खबरें नहीं पहुंचती होंगी, मगर इसराइल के भीतर भी गजा पर हमले और कब्जे का विरोध हो रहा है। जिन परिवारों के लोगों को हमास ने बंधक बनाया वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अभी तक उनकी रिहाई के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें लगता है कि युद्ध जारी रखने से उनके अपनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि वो फलस्तीनियों को दी जाने वाली सहायता के पक्ष में भी नहीं है। इस मामले में अमेरिकी दबावों और बयानों को लेकर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। यह अफसोस की बात है कि कोई भी नेता जनता की तरफ से नहीं बोल रहा। नेतन्याहू के पास भले ही ताकतवर देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों का समर्थन है, मगर शनिवार और रविवार के दिन दुनिया भर की सड़कें उनके विरोध में भर चुकी थीं। यह वीडियो लंदन का है। कहा जा रहा है कि शहर के इतिहास में इतने लोग कभी सड़क पर नहीं आए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का दावा है कि रविवार को 3 लाख लोगों ने लंदन में मार्च किया है, जबकि फलस्तीनी समर्थकों का कहना है कि यह संख्या 8 लाख तक हो सकती है और यह ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और लोग नारे लगा रहे थे कि सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, फलस्तीन को न्याय मिले। इस रैली में शामिल होने के लिए पूरे ब्रिटेन से लोग आए थे। क्या इस रैली का प्रधानमंत्री सुनक और वहां के विपक्षी दल के नेता लेबर पार्टी के नेता केर स्टारमर पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वे युद्ध विराम की बात करेंगे? लंदन में आदेश जारी हुआ है कि इन प्रदर्शनों में कोई चेहरा ढककर नहीं आएगा, तब भी लोग आ रहे हैं। यह और बात है कि चेहरा ढके होने और पटाखे चलाने के कारण कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद भी फलस्तीन समर्थकों का यह मार्च शांतिपूर्ण रहा। हिंसा की घटनाएं छिटपुट ही रहीं। Act of neutrality. We want our government to go out and fight for unity, for peace resolution at the UN to enforce a ceasefire. We want them to demand an arms embargo on Israel. We want them to block US weaponry transiting our shores. We want our naval vessels to bring humanitarian aid to Gaza. In this way, we are. लंदन में होने वाले मार्च को लेकर पुलिस दुविधा में फंस गई है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वह फलस्तीन समर्थकों के मार्च के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर इस्राइल समर्थक दक्षिण पंथियों के संगठन के मार्च के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है। रविवार को इनकी भी रैली हुई। ब्रिटेन की गृह सचिव सुएल्ला ब्रेवरमन ने कह दिया कि पुलिस फलस्तीनी समर्थक रैलियों की मदद कर रही है। उनका कहना था कि यह मार्च नहीं है, भीड़ है। ये फलस्तीनी समर्थक नहीं है, हमास के समर्थक हैं, यह हेट मार्च है। कहा जा रहा है कि दक्षिण पंथी गृह सचिव के बयान से इस्राइल समर्थकों का हौसला बढ़ा और पुलिस पर हमले भी। ब्रेवरमन को पद से हटा दिया गया है, यानी जन दबाव कहीं ना कहीं किसी और रूप में काम कर रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के बयानों के बाद से इस्राइल समर्थक रैलियों में लोग बहुत ज्यादा आक्रामक होने लगे हैं, पुलिस के साथ हिंसा करने लगते हैं। इन रैलियों में एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, फलस्तीन के झंडे फाड़े जा रहे हैं। इन रैलियों में गिरफ्तारी की संख्या 100 से भी अधिक है। फलस्तीन समर्थकों की रैलियां